बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है, इसका जो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारी डेली रूटीन में इस फोर्स ऑफ फ्रैक्शन की वजह से हम बहुत सारे काम जो है आसानी से कर भी सकते हैं और बहुत सारे काम जो है वो परफॉर्म करने में मुश्किल होती है फोर्स ऑफ फ्रैक्शन की वजह से। अब फोर्स ऑफ फ्रैक्शन जनरेट कैसे होती है, प्रोड्यूस कैसे होती है, किस वजह से होती है, और फोर्स ऑफ फ्रैक्शन जो है जब प्रोड्यूस होगी तो उसके लिए कौन सा फैक्टर होना चाहिए कि फोर्स ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास हो। फिर इसके अंदर हम मैथमेटिकली इसका फार्मूला भी देखेंगे और इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे और इसके स्टेटमेंट के ऊपर भी बात करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले ये जो लिखा हुआ फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, तो इसमें जो इसकी वर्डिंग है इसको जरा देख लें। When a body slide over the surface of another body, an opposing force is set up which resists the motion of the body. This opposing force is called force of fraction. अब इस वर्डिंग के अंदर तो ये कह रहा है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पर रखी हुई है। इसको इस तरीके से समझ ले स्टूडेंट कि ये एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है और ये इसकी सरफेस है। इस बॉडी को, ये सेकंड बॉडी है हमारे पास ना, ये हाथ की सेकंड बॉडी है। तो इस बॉडी की सरफेस और इस बॉडी की सरफेस, ये दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट टू ईच अदर है। अगर दोनों बॉडी की सरफेस रफ है तो रफ होने की वजह से इन दोनों के बिटवीन जो सरफेस का कनेक्शन है उस कनेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रैक्शन ज्यादा होगी। किस वजह से? अगर टू ऑब्जेक्ट की सरफेसेस रफ है तो रफ होने की वजह से फोर्स ऑफ फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, और अगर टू ऑब्जेक्ट की सरफेसेस स्मूथ है तो ऑब्जेक्ट को मूव कराने में आसानी होती है, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन वहां कम हो जाएगी। अब इधर हम बात कर लेते हैं, इधर हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट, अब इसको स्लाइड कराया जा रहा है फोर्स की मदद से, मिनिमम फोर्स से ये आसानी से मूव कर गई। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों सरफेसेस के बिटवीन जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है वो कम थी, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट आसानी से और मिनिमम फोर्स से मूव कर गया है। तो इसके पीछे एक तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन कब जनरेट होगी? जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो। जब फोर्स अप्लाई होगी तो हमें पता चलेगा फोर्स ऑफ फ्रैक्शन का। और दूसरा ये भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पर रखा हुआ है तो दोनों की सरफेस कनेक्शन में है। तो कनेक्शन में होने के बाद अब हम देखते हैं कि अगर दोनों बॉडी का मासेस ज्यादा है और दोनों बॉडी की सरफेस रफ है तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास ज्यादा होती है। अच्छा, हम डेली रूटीन में मूव कर रहे होते हैं तो हमारे मूवमेंट में फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होती है। अच्छा, ऐसे ही फुटबॉल है, फुटबॉल को हम किक लगाते हैं तो फुटबॉल को किक लगाने के बाद तो फोर्स, वो जो फुटबॉल है ग्राउंड के साथ रोल करते हुए आगे जा रही है जब उसको हमने किक लगाई, और वही बॉल कुछ देर के बाद रुक भी जाती है ड्यू टू द फ्रैक्शन। और दूसरी मिसाल आप ये लें कि एक कोई किसी भी सरफेस पर, ग्राउंड सरफेस पर एक जो है बॉक्स रखा हुआ है, लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ है। अब उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, जितनी फोर्स हमने फुटबॉल पर लगाई उतनी ही फोर्स उस बॉक्स के ऊपर लगाएंगे तो बॉक्स आसानी से मूव नहीं करेगा। वजह क्या है कि बॉक्स की सरफेस और ग्राउंड की सरफेस, ये दोनों का कनेक्शन और दोनों की सरफेस रफ है, तो और इधर जो है फोर्स ऑफ फ्रैक्शन ज्यादा होगी। फुटबॉल और ग्राउंड में फोर्स ऑफ फ्रैक्शन कम थी, जिसकी वजह से फुटबॉल मूव तो कर गई लेकिन कुछ देर के बाद रुकेगी। क्यों? फोर्स ऑफ फ्रैक्शन वहां फिर जनरेट होगी, जिसकी वजह से ये आसानी से रुक जाएगा। फिर रोड पर जो जितनी भी गाड़ियां मूव कर रही होती है वो ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, क्योंकि टायर जो है, टायर की जो आउटर सरफेस है वो भी रफ है और रोड सारा का सारा रफ होता है, और रफ सरफेस जब कनेक्शन में आती है तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है। अच्छा, फोर्स ऑफ, अगर ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रही है अप्लाइंग फोर्स वो फॉरवर्ड है
तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। ये जो है ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर भी ये बात करता है कि फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेकिन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम होगा। तो ये हमारे पास है। अब इसके अंदर तो यही चीजें लिखी हुई है ना। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के अंदर हम देख लेते हैं, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन अ सरफेस, एक ऑब्जेक्ट जो है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पर रखा हुआ है। देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर टू फोर्सेस लगेंगी। द फर्स्ट फोर्स इज वेट विच एक्ट डाउनवर्ड, जैसे ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट की सरफेस पर रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रही है, उसको हम कह रहे हैं वेट, और उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड स्टेट है। द सेकंड फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन आर, और सेकंड जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है वो इस सरफेस की वजह से लग रही है इसके ऊपर, और इसकी डायरेक्शन कहां पर है, अपवर्ड है। तो जिसकी वजह से ये दो चीजें हमारे पास आ जाएंगी, एक तो वेट आ गया और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन सरफेस की वजह से हो रहा है। द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल फोर्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द नॉर्मल रिएक्शन, फ्रैक्शनल फोर्स कब इंक्रीज होगी, जब नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज होगा, या दो ऑब्जेक्ट की सरफेस जब रफ होंगी तो फ्रैक्शनल फोर्स हमारे पास वो इंक्रीज होगा। अब ये फार्मूला है कि फोर्स और आर, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ये हमारे पास है नॉर्मल रिएक्शन, और ये फोर्स है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इक्वल टू और म्यू आ जाएगा। इधर म्यू की वर्डिंग क्या है, म्यू इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन एंड इट इज डिफाइंड एज, म्यू का नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, द रेशियो बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रैक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड द फ्रैक्शन। यानी कि एक होती है अप्लाइड फोर्स, या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टू फोर्सेस लग रही हैं, एक लग रही है वेट की और दूसरा हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास कहलाएगी। और फिर मैथमेटिकली अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन को अलग करें तो आर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। और हमें आर पता है कि आर, ये सिंस वेट डब्ल्यू एंड रिएक्शन आर इक्वल टू ईच अदर, क्यों, क्योंकि वेट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड और आर की डायरेक्शन है अपवर्ड, तो ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड के लिहाज से सेम है लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से ऑपोजिट है। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, आर यानी कि नॉर्मल रिएक्शन और वेट ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 हमारे पास F इज इक्वल टू म्यू, F इज इक्वल टू म्यू, और R की जगह हम क्या पुट कर देंगे, W, और सिंस W इज इक्वल टू mg, तो इसका मतलब ये हमारे पास W की जगह क्या आ जाएगा, ये mg आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट ये तो था इसका इंट्रोडक्शन ना, ये हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रैक्शन का। तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन एक आसान टॉपिक है, इसके अलावा हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल के जरिए से हम फोर्स ऑफ फ्रैक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। कि हमारे पास एक आखिरी जुमला, फिर इसको फिर खत्म करते हैं, कि जब भी दो ऑब्जेक्ट की सरफेस आपस में कनेक्ट होंगी तो उसके बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रैक्शन हमें पता चलेगी। अगर दो ऑब्जेक्ट की सरफेस रफ है तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन ज्यादा होगा, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए अप्लाइंग फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो ये उम्मीद है, और बाकी इसका जो रह गया वो इंशाल्लाह वो अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये टॉपिक आज का समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।